भारत के गवर्नर जनरल 1757 से 1857, इन 100 वर्षों के गवर्नर जनरलों का कालक्रम और प्रमुख घटित घटनाओं को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो बाकी चीजें काफी हद तक समझ में आएंगी। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। पिछली बार मैंने लॉर्ड वेलेस्ली तक पढ़ाया था। मैं केवल महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों पर ही बात करूंगा ताकि इनके काल में घटित घटनाओं से आप एक ओवरव्यू डाल दें, परिचित हो जाए थोड़ा, ताकि जब बाकी वस्तुएं या बाकी चीजें जब पढ़ाऊंगा तो आपको कहीं बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। और मैंने पहले ही कहा है कि मैं इतिहास को अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, न कि किताब के तरीके से, क्योंकि किताब के तरीके से आप भी पढ़े होंगे और समझ गए होंगे। मेरे तरीके से पढ़कर देखिए इतिहास को कुछ दिन, नहीं तैयार हुआ तो बताइएगा। आधुनिक भारत चुटकी में खत्म होगा और चुटकी में समझ में आएगा। इससे आसान कुछ दूसरा नहीं आधुनिक भारत से ज्यादा, और इसे मैं बेहद संक्षिप्त में करके पढ़ाऊंगा, जितने से कि सामान्य अध्ययन में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक था, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद फिर महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल रहा 1813 से 1823, 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली, 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स। बीच में सर जॉर्ज बारलो, लॉर्ड मिंटो रहे। कुछ खास घटनाएं नहीं हैं, और जो उसमें उस कालक्रम में जो घटनाएं हैं वो जीएस के लिहाज से महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। अगर आपको शौक है गवर्नर जनरलों का कालक्रम देखने का कि एक तरफ से सीरियल वाइज कितने गवर्नर जनरल रहे, तो गूगल सर्च कर लीजिए, किताब देख लीजिए। वो विषय वस्तु मेरे पढ़ाने वाला नहीं है ना। तो आप मुझसे वही पढ़िए जो सर्वोत्तम है और मैं सर्वोत्तम दे सकता हूँ। आइए से स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स भी एक तरह से काफी हद तक साम्राज्यवादी था लॉर्ड वेलेस्ली की तरह। इसके समय में नेपाल से युद्ध हुआ, पड़ोसी देश, भारत के उत्तर में हिमालय पर स्थित है नेपाल। नेपाल से जो युद्ध हुआ 1814 से 1816 तक चला, नेपाल से युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति संगौली की संधि से हुई। हमेशा पूछता है कि संगौली की संधि कब हुई, किस वर्ष हुई, किस देश से युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। नेपाल से युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई संगौली की संधि। भारत को क्या मिला इस संधि से? बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिली भारत को। इसी संधि के परिणाम स्वरूप भारत को गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला, रानीखेत और नैनीताल जैसे स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के इलाके मिले। ये सभी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाले स्थल हैं जो कि इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में मिले। गौर से देखेंगे तो ये सभी स्थल उत्तराखंड के हैं। लगभग आधा से अधिक उत्तराखंड के इलाके इसी संगौली की संधि से प्राप्त हुए। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं? आगे देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी मराठावाड़ क्षेत्र में थे। मराठावाड़ क्षेत्र में मराठों का शासन था, है ना। मैंने बताया था कि मराठों की आय का भी स्रोत कुछ हद तक हमला करना और राजस्व प्राप्त करना था। उसे हम लूट की संज्ञा भी दे सकते हैं। मध्यकाल में लूट कोई बुरी चीज नहीं थी। एक मेरे अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि आप मराठों को लुटेरा बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, मराठों को लुटेरा नहीं बता रहा हूं। और एक चीज और, मराठावाड़ क्षेत्र के सबसे गर्व करने वाले शासक छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी लूटपाट नहीं करते थे। लूटपाट का काम मुख्य रूप से उनका था जो बाद में थे। जैसे जब पेशवा लोगों के हाथ में शासन की सत्ता आई तब ज्यादा ये काम होता था। तो मराठावाड़ क्षेत्र में शासक तो पेशवा और छत्रपति थे, है ना। इनके अलावा पिंडारी एक तरह से गिरोह बनाकर चलते थे। ये शासन नहीं करते थे, ये मुख्य रूप से लूटपाट का काम करते थे मराठावाड़ क्षेत्र में। और मराठों का कहीं न कहीं से इनका समर्थन प्राप्त था। मराठों का इनको समर्थन प्राप्त था। ये लुटेरों का दल था। खास बात है कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। इनके सरदारों में कुछ हिंदू सरदार थे, कुछ मुस्लिम सरदार थे। क्या नाम था? जीएस के लिहाज से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है सरदारों का इनके। हेस्टिंग्स ने इसके लिए टॉमस हेस्लोप को विशेष रूप से नियुक्त किया पिंडारियों का दमन करने के लिए। हमेशा देता है, 4 घटनाएं दे देगा 4 सुमेलित करने के लिए, है ना। तो इस तरह से जब पिंडारियों का दमन रहेगा तो टॉमस हेस्लोप से सुमेलित कराइएगा। तो टॉमस हेस्लोप को नियुक्त किया, लेकिन वास्तव में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने और हेस्लोप ने मिलकर दमन किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था तो कहाँ रहता है? कलकत्ता में। और टॉमस हेस्लोप दक्षिण में रहता था। तो हेस्टिंग्स ने उत्तर की तरफ से धावा बोला, टॉमस हेस्लोप ने पिंडारियों पर दक्षिण की तरफ से सेना लेकर धावा बोला और कुछ वर्षों तक समाप्त कर दिए गए। कुछ वर्षों बाद पिंडारी वास्तव में मराठी भाषा का शब्द है। ठीक, नेक्स्ट। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही मराठा संघ का अंत किया। आप कहेंगे मराठा संघ क्या है?
आइए 2 लाइन इस पर बात कर लेते हैं, 2 मिनट, ताकि यहाँ पे मैं पूरा मराठा राज्य नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मराठा संघ था क्या, उसका अंत कैसे हुआ। मराठावाड़ क्षेत्र में मराठा शासन था, जो वहां शासन करते थे उन्हें मराठा कहा जाता था और क्षेत्र को मराठावाड़ कहा जाता था। मराठा राज्य का निर्माण वास्तव में शिवाजी ने किया। शिवाजी एक मजबूत शासक थे। शिवाजी के बाद जो भी बोल रहा हूँ कहानी नुमा लिख लेंगे तो आपको यहाँ तक समझ में मोटा मोटा आ जाएगा। मराठा राज्य का निर्माण शिवाजी ने किया। शिवाजी के बाद के उत्तराधिकारी कमजोर हुए। शिवाजी ने औरंगजेब से शिवाजी के काल में औरंगजेब का दक्षिण भारत में आक्रमण हुआ और शिवाजी ने बहुत ही मजबूती से उसका मुकाबला किया। यहाँ तक कि औरंगजेब मराठों को थकाते थकाते खुद थक गया, लेकिन पराजित अपने शासनकाल में नहीं कर पाया मराठों को, है ना, क्योंकि मराठावाड़ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति ही कुछ ऐसी है, वहां की भू आकृति ही कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ कि उत्तर भारत में शासन करने वाला उबड़ खाबड़ स्थलाकृति में प्रवेश कर भी जाएगा अगर तो हरा नहीं पाएगा किसी को। उसके कई कारण होते हैं, तब पढ़ाऊंगा जब हम मराठावाड़ राज्य पढ़ेंगे, लेकिन मराठावाड़ राज्य अभी नहीं, जब हम मुगल शासन पढ़ लेंगे उसके बाद मराठावाड़ राज्य पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसी समय पढ़ने में उसे मजा आएगा और समझ में आएगा। फिलहाल इतना जानिए कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कमजोर हुए, ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कमजोर हुए और अंतिम मजबूत शासक शाहू था। जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई तो शाहू छत्रपति बना। औरंगजेब के समय में वो जेल में था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे छत्रपति बनाया 1707 में। शाहू ने अपने एक सरदार को सेनाकर्ते का पद दिया। सेनाकर्ते का मतलब होता है सेनापति, सेनाकर्ते का पद दिया। उस सेनाकर्ते का नाम था बालाजी विश्वनाथ। सेनाकर्ते को पेशवा भी कहा जाता था। बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था। शाहू के बाद के जो छत्रपति थे, जो मुख्य शासक था, उसे छत्रपति कहा जाता था। जैसे शिवाजी और बाद के उत्तराधिकारी और शाहू, ये सभी छत्रपति कहलाते थे। लेकिन जब से पेशवा का पद महत्वपूर्ण होने लगा, पेशवा का पद शाहू ने सृजित किया, है ना, यानी सेनाकर्ते का पद। शाहू के काल में बालाजी विश्वनाथ पेशवा था, लेकिन शाहू के बाद बालाजी विश्वनाथ ताकतवर होने लगा। शाहू के बाद के जो छत्रपति थे वो धीरे धीरे अयोग्य और कमजोर होते चले गए। छत्रपति की राजधानी सतारा थी और पेशवा की राजधानी पुणे थी, ठीक है। छत्रपति सतारा में शासन करता था और पेशवा पुणे में। छत्रपति तो जो था वो सतारा में नाम मात्र का शासक बनता जा रहा था और वास्तविक सत्ता पुणे में पेशवा के हाथ में खिसकती चली जा रही थी। कब? शाहू के बाद के काल में। तो बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को काफी महत्वपूर्ण बना दिया। पेशवा के बाद अन्य कई पेशवा हुए, 20 पेशवा हुए, ठीक है। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद से वास्तव में मराठा राज्य में सत्ता का वास्तविक केंद्र पुणे में होता था, न कि सतारा में छत्रपति के हाथ में नहीं। पेशवा के शासनकाल में कई मराठा सरदार ताकतवर बनकर उभरे अलग अलग क्षेत्रों में, जिन पर पेशवा का नाम मात्र का नियंत्रण था। ये जो सरदार ताकतवर बनकर उभरे वे पेशवा को अपने बराबरी का शासक मानते थे, पेशवा को अपने से ऊपर नहीं मानते थे। उदाहरण के लिए पुणे में तो पेशवा होता था, जैसे बालाजी विश्वनाथ और उसका उत्तराधिकारी बाजीराव प्रथम और अन्य उत्तराधिकारी, है ना। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो सरदार ताकतवर बनकर उभरे और जो पेशवा को अपने बराबर मानते थे वे कौन कौन से थे? नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के गायकवाड़। लिख लीजिए, नागपुर के भोसले, इंदौर के सिंधिया और ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के गायकवाड़। ये वास्तव में ताकतवर बनकर उभरे और इन पर पेशवा का नियंत्रण नाम मात्र का था। परिणाम स्वरूप कई लोग, कई सरदार मिलजुल कर मराठावाड़ या मराठा राज्य में शासन करते थे। इसी शासन के तरीकों को हम क्या कहते हैं? मराठा संघ। पिछली बार जब मैंने लॉर्ड हेस्टिंग्स के पहले लॉर्ड वेलेस्ली पढ़ाया तो मैंने बताया था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करने पर मजबूर किया और उनके राज्यों में सहायक सेना रख दी, जो कि देसी राज्य के खर्चे पर रहते थे और स्वामी भक्ति उनकी अंग्रेजों के प्रति थी। सब बताया था सारी कहानी। तो मराठा संघ के विभिन्न सरदारों ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मतलब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को दे दिया कि आप किसी भी विदेशी ताकत से, किसी अन्य विदेशी ताकत से भी स्वतंत्र बातचीत देसी राज्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को दे दिया था। ऐसे सरदार कौन कौन से थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया? मैंने बताया था लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 1802 में पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार किया, 1803 में
नागपुर के भोसले ने सहायक संधि स्वीकार किया और 1804 में ग्वालियर के सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार किया। मतलब इन्होंने अपनी आजादी एक तरह से खो दी थी। आजादी खोने के बाद ये केवल तिल मिला सकते थे, कोई विशेष पावर इनके पास नहीं रह गई थी। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा राज्य पर आक्रमण किया। वास्तव में आक्रमण नहीं किया था। जो मराठा संघ के शासक थे, भोसले, सिंधिया या पेशवा, ये कहीं न कहीं से विद्रोह करना चाहते थे, फिर से अपनी आजादी हासिल करना चाहते थे, है ना। तो इस वजह से लॉर्ड हेस्टिंग्स को आक्रमण करना पड़ा और मराठा संघ का लगभग 2-3 वर्षों तक युद्ध चला, अंत कर दिया। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अंतिम पेशवा यानी पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ साहू के काल में। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसको गद्दी से उतारकर कानपुर के समीप बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया। पेंशन दे दी गई। कितने? 18 लाख रुपए वार्षिक की। 18 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन देके कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया। ठीक है, बिठूर गंगा नदी के किनारे है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसे। सतारा की गद्दी, और ये तो पुणे पे शासन करता था बाजीराव, और सतारा में क्या हुआ? सतारा की गद्दी शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को दे दी गई। यहाँ पे मराठा राज्य का अंत होता है, समाप्ति होती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक बहुत ही महत्वपूर्ण है शासनकाल लॉर्ड विलियम बेंटिक का। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1803 में, यानी जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली का गवर्नर जनरल था, उस समय की बात कर रहा हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक था? 1798 से 1805। उसी समय 1803 में बेंटिक को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर पहले बनाया गया था। पहले गवर्नर जनरल नहीं थे, सर गवर्नर जनरल तो यहाँ पे बने 1828 में। 1803 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया। जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उसी समय वेल्लोर ने इन्होंने एक आदेश जारी किया। मद्रास का गवर्नर रहते हुए बेंटिक ने एक आदेश जारी किया। आदेश क्या था? भारतीय सैनिकों के लिए था। मतलब ब्रिटिश सेना में कुछ अंग्रेज होते थे, कुछ भारतीय सैनिक भी तो होते थे, सारी बात आप जानते हैं। तो भारतीय सैनिकों के खिलाफ इन्होंने एक आदेश जारी किया। धर्म के खिलाफ, उनके जो धार्मिक प्रतीक और चिन्ह होते हैं, पगड़ी पहनना, तिलक लगाना, कान में कुंडल पहनना, है ना, ये एक तरह से धार्मिक प्रतीक थे भारतीयों के। अपनी आज भी आप देखते होंगे तिलक लगाना आमतौर पे जो हिंदू होता है इसकी शान समझता है। तो ये धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया, पगड़ी, तिलक और कानों में बाली। इसके खिलाफ इसे सैनिकों ने एक तरह से अपने धार्मिक आस्था पर और धार्मिक क्रियाकलापों पर हमले के रूप में लिया भारतीय सैनिकों ने। परिणाम स्वरूप हुआ कि वेल्लोर में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। वास्तव में जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहला अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैनिक विद्रोह, तो आप कहेंगे वेल्लोर में हुआ था। किसके शासनकाल में? बेंटिक के शासनकाल में, मद्रास में, वेल्लोर में हुआ था। ठीक है, वास्तव में धार्मिक सैन्य विद्रोह था। नेक्स्ट 1829 में राजा राम मोहन राय, इसी समय जब ये गवर्नर जनरल बनाया गया 1828 में, तो वास्तव में इस समय राजा राम मोहन राय सामाजिक गतिविधियों का भी दिलचस्पी ले रहे थे। राजा राम मोहन राय थे तो भारतीय, लेकिन माइंड से पूरी तरह पाश्चात्य के थे। क्या आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे? भारत में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक राजा राम मोहन राय थे। तो वो भारतीय थे दिल से, लेकिन वो चाहते थे कि पाश्चात्य जो ज्ञान है, पाश्चात्य भाषा है, पाश्चात्य ज्ञान है, पाश्चात्य जो दर्शन है, रहन सहन का तरीका है, अगर उसे भारत में लाया जाएगा तो भारतीय समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियां कुछ ज्यादा ही उस समय व्याप्त थी, आप भी जानते होंगे। तो भारतीय समाज में इतनी कुरीतियां, इतनी गलत तरह के रहन सहन के ढंग और प्रथाएं प्रचलित थी कि राजा राम मोहन राय मानते थे कि अगर भारतीय शिक्षा दी गई तो भारतीय शिक्षा वही प्राचीन शिक्षा। तो वो मानते थे कि इस समय समाज में जो दोष हैं उसका कारण भारतीय शिक्षा ही है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि अगर पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में भारत में लाया जाएगा तो इससे भारतीय समाज में सुधार आएगा। राजा राम मोहन राय कहीं कहीं से उस समय सही सोच रहे थे। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के भी खिलाफ थे। वो चाहते थे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाए। महिलाओं के प्रति मर जाते थे तो पति की चिता पर महिला को भी बैठाकर जला दिया जाता था। जो महिला नहीं, शुरू में ये प्रथा स्वेच्छा से चली, बाद में जो महिला नहीं जलती थी उसे जबरदस्ती बैठा दिया जाता था। तो बड़ा क्रूर प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया था। अंत में राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक नियम जारी किया। नियम का नाम था नियम 17। नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, ठगी प्रथा का उस समय प्रचलित थी, क्योंकि कानून और प्रशासन
कानून व्यवस्था की पहुंच चौतरफा नहीं थी, बहुत ही सीमित क्षेत्रों में अंग्रेज थे। अंग्रेज जहां रहते थे वहां कानून व्यवस्था चाक चौबंद थी, आज से भी बेहतर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था, कानून बनाना और कानून व्यवस्था को लागू करने में अंग्रेज अव्वल थे और वास्तव में बनाए रखते थे। तो लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही थी, तो ठगी प्रथा थी, ठगों के गिरोह थे, लूट लेते थे लोगों को, पूरे काफिले को लूट लेते थे। तो उसका अंत करने के लिए कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया। नेक्स्ट, बेंटिक के समय में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, भारत पर कंपनी के शासन को और अवधि तक आगे बढ़ाने के लिए। 1857 के बाद भारत का शासन महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। 1857 की क्रांति के बाद जो भारत पर शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब महारानी विक्टोरिया, और महारानी विक्टोरिया के अधीन ब्रिटिश संसद भारत पर राज करने लगी, है ना। जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह इंग्लैंड में कौन होता है? वहां पे राजवंश होता है राष्ट्रपति की जगह। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इंग्लैंड में जो प्रथम नागरिक है वो जो है वहां पे वंशानुगत होता है, निर्वाचित नहीं होता। वहां का जो शाही राजवंश है वो कानून पर हस्ताक्षर करता है, अनुमति देता है, जो भी। तो हाँ, तो 1857 के बाद जो है भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया, महारानी विक्टोरिया के हाथों में, यानी संसद के हाथों में। लेकिन 1857 के पहले कंपनी का ही राज था, 1757 से 1857 तक, ठीक है, राइट। तो इस अवधि में कंपनी को बार बार ब्रिटिश संसद से अनुमति लेनी पड़ती थी, महारानी से, एक तरह से, कि हमारे शासन की अवधि को और व्यापार करने के अधिकार को और देर तक बढ़ाया जाए। तो आपने पढ़ा होगा कि 1833 से पहले 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था संसद में, यानी कंपनी के शासन को और बढ़ाया गया था। न केवल कंपनी के शासन को और दीर्घ अवधि तक बढ़ाया जाता था भारत में, बल्कि भारत से संबंधित कुछ प्रावधान भी किए जाते थे, जो कि सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक, प्रशासनिक हो सकते थे, ठीक है, कुछ निर्देश दिए जाते थे। तो 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश संसद में। इसमें सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया गया कि भारत में सेवाओं में भर्ती का आधार योग्यता होगा। सैद्धांतिक तौर पर ही सही स्वीकार किया गया कि सेवाओं में भर्ती का आधार क्या होगा? योग्यता होगा। अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारतीय सेवाओं में नियुक्ति बिना धर्म, जन्म स्थान अथवा रंग की भेद के आधार पर की जाएगी। बिना जन्म स्थान मतलब लंदन में जन्मे हो चाहे दिल्ली में, फर्क नहीं पड़ेगा, रंग गोरे हो या काले, धर्म आपका धर्म आप चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, इन सभी भेदभाव के बिना सेवाओं में नियुक्ति की जाएगी। लेकिन वास्तव में सराहनीय ये है कि ये प्रावधान किया गया और पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को माना, स्वीकार किया, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ही रहा, व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं था। आपने पढ़ा होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का जन्मदाता कहा जाता है उसे, सिविल सेवाओं को जन्म दिया, जो कलेक्टर का पद होता है। लेकिन एग्जाम कब शुरू हुआ? सिविल सर्विसेज एग्जाम मैंने बताया कि 1853 में शुरू हुआ। सिविल सर्विसेज एग्जाम 1853 में शुरू हुआ और प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में बने। यानी जब तक एग्जाम नहीं होने लगा और जब तक भारतीय अपने दम पर ऊंचे पदों पर परीक्षा पास करके नहीं पहुंचने लगे, समझ रहे हैं ना, जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जब तक परीक्षा पास करके ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचने लगे तब तक भारतीयों को ऊंचा पद व्यवहार में नहीं दिया गया। भारतीय कितना भी पढ़ा लिखा हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारतीय कितना भी पढ़ लिख जाए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही तो मैकाले के प्रस्ताव पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उच्च शिक्षा के माध्यम क्या चुना? अंग्रेजी चुना। लेकिन भारतीय कितना भी अंग्रेजी पढ़ ले, कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसे क्लर्क, बाबू, इन पदों से ज्यादा ऊंचे पद नहीं दी जाते थे। अधिक से अधिक क्लर्क, बाबू यही बन जाता था, ठीक है, फाइल चेक करने वाला। तो ये सैद्धांतिक तौर पर रहा, लेकिन प्रगतिशील उपाय था। बाद में इस पर धीरे धीरे अमल भी हुआ। बेंटिक के समय में ही भारत में शिक्षा के माध्यम, शिक्षा के नहीं शिक्षा का, यहां से पढ़िए, भारत में शिक्षा का माध्यम और विषय वस्तु क्या हो? भारत में शिक्षा का माध्यम में जब अंग्रेजों की शिक्षा नीति एक अलग से अध्याय होगी, बाकायदे उस पर फैक्ट दिए जाएंगे, समझाया जाएगा, चर्चा होगी। अभी मैं अंग्रेजों की शिक्षा नीति नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? गवर्नर जनरलों का कार्यकाल। शिक्षा नीति भी एक अलग से टॉपिक होगी, इनमें से बहुत सारी बातों पर अलग से टॉपिक, अलग से अध्याय होंगे। अभी परिचित होते चले जाइए, बाद में पढ़ने में और मजा आएगा। तो बेंटिक के समय में ही भारत में शिक्षा का माध्यम और विषय वस्तु क्या हो, इस पर गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए एक लोक शिक्षा समिति की नियुक्ति की गई, ठीक है।
लोक शिक्षा समिति में 10 सदस्य थे, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ा जाएगा इसे। तो लोक शिक्षा समिति गठित की गई। अंततः समिति में एक विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले, ये घोर पाश्चात्यवादी था, टोटल अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक, भारतीय ज्ञान और भारतीय शिक्षा और यहाँ के माध्यम यानी हिंदी या संस्कृत माध्यम को ये बिल्कुल गैर महत्वपूर्ण मानता था अंग्रेजी शिक्षा को। इसका कहना था कि यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी का एक लाइब्रेरी की एक पुस्तक समस्त पूर्वी ज्ञान के बराबर है। पूर्वी मतलब जो भारत जैसे पूर्वी देश है, मतलब कि एक पुस्तक को भी ये समस्त पूर्वी ज्ञान से श्रेष्ठ मानता था। तो विधि के सदस्य लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव पर बेंटिक ने स्वीकार किया कि भारत में उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी, प्राइमरी शिक्षा नहीं, ठीक है, उच्च शिक्षा यानी स्नातक और उसके ऊपर की अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा दी जाएगी। किसके प्रस्ताव पर? लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव पर, है ना। अंग्रेजी को कब शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। हाँ, यहाँ पे वर्ष मैंने नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा 1835 में। इसके प्रस्ताव पर 1835 में बेंटिक ने स्वीकार किया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, इसका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। अभी इतना ही जानिए, पंजाब राज्य अलग से पढ़ेंगे आप, डोंट वरी। फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि पंजाब पर 1852 में अधिकार कर लिया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी जिस काम के लिए भारत में सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो कौन सा था? व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़पने की नीति। लॉर्ड डलहौजी भारत में जिस काम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वह था व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़पने की नीति। यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत से राज्य जिनके वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होते थे, बहुत से राज्यों के शासकों के वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होते थे, वे बच्चों को गोद लेते थे ताकि अपना उत्तराधिकारी बना सकें, ठीक है। अब शासक मर गया, उनकी विधवा रानी है तो विधवा रानी, फिर दत्तक पुत्र वास्तविक पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र गोद ले लेते थे। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र गोद ले लिया था। ऐसे बहुत से राज्य थे जो युद्ध में या अन्य तरीके से मर जाते थे तो दत्तक पुत्र उनके घर में गोद लिया जाता था ताकि शासन काम चलता रहे। तो दत्तक पुत्रों को लॉर्ड डलहौजी ने मान्यता नहीं दी कि अगर वास्तविक पुत्र है तब तो आप राज्य करेंगे, आप ठीक है, आपको राज करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर दत्तक पुत्र है तो दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। इस आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कई भारतीय राज्यों को हड़प लिया। इसे ही व्यक्तिगत की नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज हड़पने की नीति कहा जाता है। इस आधार पर कितने भारतीय राज्यों को हड़पा गया? कौन कौन से थे ऐसे? दत्तक पुत्र के अधिकार को रद्द करके कौन कौन से भारतीय राज्यों को हड़पा गया? आइए देखते हैं। 17 शासकों से दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया। 1848 में पहला राज्य था। पूछा जा सकता है कि पहला राज्य जो कि राज्य हड़पने की नीति के तहत या व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। 17 वही 17 पुणे वाला जहाँ पे शिवाजी का वंशज प्रताप सिंह राज कर रहा था, उसे भी विलय कर लिया गया। फिर जैतपुर, जानते हैं महाराष्ट्र में, संबलपुर उड़ीसा में है। जैतपुर लिख लीजिएगा कहाँ है, 17 महाराष्ट्र, जयपुर महाराष्ट्र, संबलपुर उड़ीसा, यानी जैतपुर और संबलपुर का विलय 1849 में किया गया। बघाट का विलय 1850 में किया गया। बघाट कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है, बघाट का 50 में। उदयपुर, ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ध्यान से देखिए, उदयपुर लिखा हुआ है। उदयपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। उदयपुर का विलय 1852 में, झांसी का 1853 में। झांसी का शासक कौन था? गंगाधर राव था। ये महत्वपूर्ण है इसलिए लिख दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई के पति का देहांत हो गया तो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र लिया, उसका नाम था गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई का एक चित्र घोड़े पर दिखाया जाता है 1857 की क्रांति के समय। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार हैं, हाथ में तलवार है या कृपाण और पीठ पर एक बच्चा बंधा हुआ है, वो बच्चा ही था गंगाधर राव। नेक्स्ट, नागपुर का विलय 1854 में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण झांसी याद रखिएगा और वहां का शासक, ठीक है। अवध का विलय, अवध, ये सभी विलय एक तरह से लॉर्ड डलहौजी के अन्यायपूर्ण कार्य थे, ठीक, अन्यायपूर्ण थे, लेकिन इनमें भी सबसे अन्यायपूर्ण था अवध का विलय। अवध का विलय बिल्कुल अन्यायकारी इसलिए था क्योंकि अवध का दत्तक पुत्र नहीं था।
अवध का शासक दत्तक पुत्र नहीं था, वास्तविक पुत्र था अवध का शासक। फिर अवध का विलय क्यों किया गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अवध ने कभी भी ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, फिर क्यों किया गया? तीसरा प्रश्न, बक्सर के युद्ध में, ठीक है, बक्सर के युद्ध में एक तरफ हेक्टर मुनरो था, एक तरफ कौन था? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह। 1764 में बक्सर युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की पहली संधि किसके साथ हुआ? जो बोल रहा हूं लिखना है। इलाहाबाद की पहली संधि मुगल बादशाह के साथ हुई, शाह आलम द्वितीय के साथ। लेकिन इलाहाबाद की दूसरी संधि भी एक हुई थी 1765 में। 1765 में ही इलाहाबाद की एक दूसरी संधि भी हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो बोल रहा हूं अब इसे यहां लिखना है। इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब के साथ की गई थी, शुजाउद्दौला के साथ। उस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत अवध राज्य में अंग्रेजी सेना रख दी गई थी। अवध राज्य में अवध के ही खर्चे पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट और अंग्रेजी सेना रख दी गई थी, जो कि अवध राज्य की सुरक्षा कर रही थी, साथ ही अवध के शासक पर निगरानी रख रही थी कि दोबारा या फिर किसी बक्सर जैसे युद्ध में हमारे खिलाफ न शामिल हो जाए। बक्सर में तो हमारे खिलाफ शामिल हो गया था, अंग्रेजों के खिलाफ मतलब, तो दोबारा बक्सर इस तरह का अवध दोबारा इस तरह का काम न करे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह न करे, इसके लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रख दी गई थी। कब? 1765 की ही बात है, इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत। अब से सवाल पूछा जाएगा, पहला भारतीय राज्य जिसमें अंग्रेजी सेना रखी गई अवध था। भले ही इसके पहले, इस वीडियो के पहले वीडियो में आपने पढ़ा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों में अंग्रेजी सेना रखी। व्यापक तौर पर इस नीति को लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रयोग में लाया, लेकिन पहला भारतीय राज्य जहां अंग्रेजी सेना रखी गई थी वह था अवध का राज्य। कब? 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा। ठीक है, तो अवध के राज्य ने अंग्रेजी सेना रखने के बावजूद कभी भी विद्रोह नहीं किया था। 1765 से ही अंग्रेजों का परम मित्र बना हुआ था और आज्ञाकारी बना हुआ था, हर बात उसने माना। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के काल में जब सहायक संधि व्यवस्थित संगठित रूप में लाई गई, सहायक संधि कि विदेश नीति तुम्हारी हमारे वाले रहेगी, तुम्हारे राज्य में एक ब्रिटिश सेना रहेगी, अंग्रेजी सेना, है ना, और तमाम बातें। तो 1801 में आपने पढ़ा था कि अवध में भी 1801 में अवध ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1801 में अवध ने भी, यानी पहला राज्य कौन सा था? मैसूर था 1798 में। लेकिन उसके बाद 1801 में अवध ने भी सहायक संधि स्वीकार की थी, यानी अवध हम अंग्रेजों का हमेशा आज्ञाकारी रहा, कभी भी विरोध नहीं किया था, कभी विद्रोह नहीं किया था और हमेशा साथ दिया था। उसके बावजूद भी अवध का विलय किया, इसलिए इस विलय को सबसे ज्यादा अन्यायकारी माना जाता है। कैसे किया गया, किस आधार पर? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के काल में 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी आउटरम था। आउटरम को कहा गया कि अवध के शासन पर शासन व्यवस्था कैसी है, कानून व्यवस्था चल रही है, शासन व्यवस्था चल रही है, इस पर जरा एक रिपोर्ट तैयार करो। तो सब नाटक चल रहा था, नौटंकी था। तो आउटरम जानता था कि कैसा रिपोर्ट तैयार करना है। आउटरम ने रिपोर्ट तैयार किया कि अवध में, चूंकि अवध की विदेश नीति किसके हाथों में थी? सहायक संधि के समय में ही अंग्रेजों के हाथों में थी। तो जिसकी विदेश नीति ही गिरवी रख ली हो आपने, तो वो शासन कैसे करेगा? आंतरिक शासन व्यवस्था से भी उसका दिमाग थोड़ा न थोड़ा हट ही जाएगा। दूसरी बात, आपने उसके राज्य में अंग्रेजी सेना रखी हुई है। एक ऐसे राज्य में जहां बाहरी सेना रह रही हो, वैसे भी उसे राज नहीं करने दिया जाएगा ढंग से। दूसरे, दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट भी रह रहा था 1765 के बाद से ही। अब रेजिडेंट जिसके दरबार में बैठता हो, रेजिडेंट कौन था? अंग्रेज था। रेजिडेंट हमेशा नजर रखता हो शासक पर, तो वो शासन कार्य में बहुत ज्यादा रुचि कैसे लेगा? तो अगर अवध में वास्तव में कुशासन था भी, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अंग्रेजों की ही थी। तो आउटरम ने रिपोर्ट तैयार की कि अवध में शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, यानी कुशासन का आरोप लगाया। 1856 में अवध की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया। उस समय नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, वाजिद अली शाह था। अब नेक्स्ट घटना पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी काल में। लॉर्ड डलहौजी के काल में सेना का मुख्य कार्यालय शिमला लाया गया। भारत एक गर्म देश है और अंग्रेज यूरोपीय हैं, वो ठंडा जगह है बहुत ज्यादा। अभी गर्म देश में शासन करना उनके लिए बहुत कठिन काम था। आमतौर पे किताबों पे ये सब नहीं लिखा जाता है, किताबों में केवल भारतीय पक्ष ही लिखा जाता है, क्योंकि किताब में वैसे लिखा जाता है जो ज्यादातर हमारे पक्ष से हो। उनके दृष्टिकोण से कभी भारत को समझने का प्रयास भारतीय किताबों में नहीं मिलता है। तो
तो उनके दृष्टिकोण से भी कभी कभी समझ लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने हमारे पे राज किया, अत्याचार किया कई तरह से, ठीक है, उनकी तरह से आइए समझते हैं। वो एक ठंडे देश के वासी यहाँ के राज कर रहे हैं, गर्म देश है भारत, तो उनको एक ठंडी जगह चाहिए थी, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से जो हिमालय का क्षेत्र है उनके लिए बेहतर था। यही कारण है कि उन्होंने सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ बनाया, शिमला में। और इस तरह से इसके बाद शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। शिमला अंग्रेजों को प्राप्त कब हुई थी? संगौली की संधि के बाद। गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल ये सभी उत्तराखंड के क्षेत्र हैं। तो यही शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। यानी गर्मी में जब ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो अंग्रेज अपनी राजधानी शिमला स्थानांतरित करते थे, है ना। वहाँ पे अच्छी जलवायु थी, स्वास्थ्यवर्धक इलाके थे, अच्छे अच्छे दृश्य थे, खेलकूद के मैदान थे, थोड़ा मौज मस्ती भी हो सकती थी, तो इसलिए शिमला ले गया राजधानी को। नेक्स्ट, 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। सब कुछ तो आप भूगोल में इधर पढ़ ही चुके हैं। 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, कहां से कहां तक? मुंबई से थाने। 1854 में दूसरी रेल लाइन बिछाई गई, कहां से कहां तक? कोलकाता से रानीगंज। 1854 की एक दूसरी घटना है, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, पोस्ट ऑफिस एक्ट। भारत में पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में पारित हुआ। पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हो गया। डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हो गया और पूरे भारतवर्ष में 2 पैसे की दर पर कहीं भी चिट्ठी भेजी जा सकती थी। 2 पैसे की दर पर पूरे भारत में कहीं भी चिट्ठी भेजी जा सकती थी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण था काफी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, जो सड़क निर्माण करता है, PWD, है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। लॉर्ड डलहौजी ने काफी प्रगतिशील काम भी किए थे, है ना। तो ये गवर्नर जनरल जो हम 1757 से 1857 तक पढ़े मुख्य रूप से, हालांकि 56 तक ही रहा। अभी इन 100 वर्षों के शासनकाल पर हम बल दे रहे हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं 1757 के बाद नहीं जा रहा हूँ, यही तक सिमटा हुआ हूँ। सॉरी, 1857 के बाद नहीं जा रहा हूँ, 1757 से 1857 जब कंपनी का शासन था मुख्य रूप से। अब इस काल में अन्य गतिविधियां हम देखेंगे, समाचार पत्रों का विकास, भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव, ये सब जब हम पढ़ लेंगे तब बताएंगे कि 1857 की क्रांति कैसे, क्यों हुई, क्या कारण था, क्या परिणाम हुआ, तब 1857 की क्रांति पर बात की जाएगी। और उसके तुरंत बाद भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण पढ़ाऊंगा, जो कि राजा राम मोहन राय से स्टार्ट होता है, चला जाता है विवेकानंद तक, है ना। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, उसके बाद सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के समानांतर ही कुछ राजनीतिक संगठन भी, ये तो सामाजिक धार्मिक संगठन थे, उसी के समानांतर 1857 की क्रांति के बाद सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के समानांतर ही कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित हो रहे थे, जो राष्ट्रीय चेतना का विकास कर रहे थे, बता रहे थे कि राष्ट्रीयता होती क्या है ना, और हमारी राष्ट्रीयता कैसे अंग्रेजों की राष्ट्रीयता से टकरा रही है। अंग्रेज भले ही कितना अच्छा शासन कर ले, लेकिन वो कभी भी राष्ट्रीय नहीं हो सकते। तो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार भी धीरे धीरे हुआ 1857 के बाद, जिसकी चरम परिणति क्या हुई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना, और तब विधिवत राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होगा, जो कि बहुत ही रुचिकर और मनोरंजन ढंग से पढ़ा जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल हतोत्साहित आप लोग मत रहिए, सब कुछ विधिवत और ढंग से यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। अपने जोश को बनाए रखिए। हालांकि इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जोश कहीं कहीं से ठंडा हो रहा है, होता है, शुरू में जोश बना रहता है, लेकिन लंबे समय बाद जोश को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बनाए रखिए। नमस्कार।